नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। नागरिकता। नागरिकता है क्या और नागरिकता की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसको देखते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे कि इसके क्या प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए। तो नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो नागरिक होंगे लोग। ठीक है, अब लोग क्यों होंगे? तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई वर्डिक्ट में जो पीपल का यूज किया गया है, पर्सन का यूज किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो पर्सन वर्ड को यूज करते हुए कहा कि ये केवल नेचुरल पर्सन की बात करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनियां जो हैं उनको भी लीगल एंटिटीज का दर्जा दिया गया। तो न्यायिक व्यक्तित्व होना और व्यक्ति होना दोनों अंतर है। तो इस वजह से जो नेचुरल पर्सन है सिर्फ उन्हीं को काउंट किया जाएगा सिटीजनशिप कंसिडरेशन के लिए। अब इसमें लोगों को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक होता है, हो गया सिटीजन। कौन होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे कोई कहीं किसी जगह का सिटीजन होगा। और दूसरे होते हैं एलियन, बाहरी। एलियन कौन होंगे? एलियन को भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेंडली एलियन एंड एनिमी एलियन। एलियन होता है एक फॉरेनर, ठीक है, जो कि जिस देश में रह रहा है वहां का नेचुरल सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंडली एलियन का मतलब है कि एस पर्सन फ्रॉम दोज कंट्रीज विच इंडिया हैज फ्रेंडली रिलेशनशिप, जिनके साथ हमारे मैत्री संबंध है। सिमिलरली एनिमी एलियन का मतलब है जिनके साथ हमारे वैमनस्य का संबंध है, शत्रुता है, हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है, जिनके साथ हमारी हॉस्टाइलिटी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि सिटीजनशिप की डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि एक स्टेट क्या होता है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है। पॉलिटिकल कम्युनिटी एक राजनीतिक समुदाय है। तो राजनीतिक समुदाय में कौन होंगे? समुदाय किसी मेंबर से बनता है, तो जो पीपल होंगे यहां, और वो पीपल जिनको फुल मेंबरशिप मिली हो। फुल मेंबरशिप का मतलब है कि हु आर empowered with all political, legal, social, constitutional right within this political community। ठीक है, तो जिस व्यक्ति जिसको फुल मेंबरशिप हो, जिनके पास ये सारे अधिकार हों, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, लीगल राइट्स हैं, सब के सब उसके लिए अवेलेबल हो, देन ओनली ए पर्सन कैन बी कंसिडर्ड सिटीजन टू दैट स्टेट। कम नेक्स्ट, व्हाई द नीड ऑफ डिफाइनिंग सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को हम इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राइट्स हैं, स्पेशल एंड एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव इसलिए कि केवल इंडियन सिटीजन ही उन राइट्स को यूज कर सकता है, नो अदर पर्सन, चाहे वो कोई भी हो। क्या क्या राइट्स हैं? जैसे राइट टू वोट, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार, राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, मतदान करने का अधिकार और चुने जाने का अधिकार, ये दोनों केवल भारतीय नागरिकों को अवेलेबल है। दूसरा, फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है पार्ट 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये 5 राइट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल हैं। आर्टिकल 15 बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की, अर्थात स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन। दिस डिस्क्रिमिनेशन इज अबाउट सिटीजनशिप, दोज फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज, कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। Article 19 talks about freedom of expression and speech, and Article 29 and 30 talks about the minority rights.
and these are exclusive rights available for citizens only. And there are certain constitutional post, संवैधानिक कुछ पद हैं जिन पद के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो है इंडियन सिटीजन ही उन पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके बाद जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैं। तो ये जो पोस्ट हैं ये सारे केवल इंडियन सिटीजन ही होल्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ठीक है, अब आते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट सिटीजनशिप। संविधान में क्या पक्ष दिए गए हैं किसी की नागरिकता के बारे में। तो पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, इसमें क्या है कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक को डिस्कस किया गया है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 8 तक कौन कौन सिटीजन होंगे उसकी बात करता है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन होंगे। तो इसमें कहा गया कि आर्टिकल 5 वो बात करता है सिटीजन बाय डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है कि कोई आदमी किसी जगह पे का निवासी हो, और निवासी कैसा, इन द नेचर ऑफ परमानेंस, कि मतलब ये नहीं हो कि वो मतलब 5 साल के लिए आया या 2 साल के लिए रह रहा है। कोई व्यक्ति अगर किसी भारत में रह रहा है और इस मानसिकता के साथ रह रहा है कि उसको भारत में ही परमानेंट निवास करना है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भारत का निवासी माना जाएगा। ठीक है, तो जो निवासी बनेंगे उनके लिए कुछ अलग कंडीशंस भी दिए गए। कंडीशंस कैसे, जिसका जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, बॉर्न इन इंडिया, और ईदर ऑफ पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया, और ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years before commencement of constitution। संविधान के लागू होने से पहले 5 साल का पीरियड जो है वो उस व्यक्ति ने इंडिया में बिताया हो बतौर डोमिसाइल के कंडीशन में। ठीक है, कि ये मान करके कि वो भारत में ही रहना चाहता है, वो भारत की तरफ ही, भारत में ही अपना परमानेंट निवास स्थान बनाना चाहता है। आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7 बात करते हैं माइग्रेशन के थ्रू कैसे इंडियन सिटीजनशिप दी गई। तो देखते हैं कि जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 1947 में, तो उस समय इंडिया, यूनाइटेड इंडिया जो था वो पार्टीशन के थ्रू गुजरना पड़ा, और पार्टीशन में क्या हुआ कि 2 स्टेट बनाए गए, यूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। तो आर्टिकल 6 बात करता है कि माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, इसमें एक डेट है 19 जुलाई 1948। इस डेट को एक परमिट सिस्टम ऑर्डिनेंस के थ्रू लागू किया गया था। तो ये कहता है आर्टिकल 6 कि 19 जुलाई 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है तो वो भारत का नागरिक होगा, या 19 जुलाई के बाद अगर कोई आया है, ठीक है, तो वो परमिट लेके आएगा, प्लस जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनके पास रजिस्टर कराएगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन किस बात का, कि वो परमानेंटली सेटल होने के उद्देश्य से इंडिया में आया है। ठीक है, फॉर परमानेंट सेटलमेंट, तब उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और आर्टिकल 7 बात करता है एक्सक्लूसिवली कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, लेकिन क्या है कि वहां उनको अच्छा नहीं लगा और वो फिर से वापस भारत आ गए। अगेन इसमें कंडीशन जो है वो
19 जुलाई 1948 वाला जो डेट का कंडीशन है वो है कि उससे पहले जो लोग वापस आ गए वो तो भारत के नागरिक ऑर्डिनरी हो गए। जो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उनके लिए क्या होगा कि जो आर्टिकल 6 में कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो भारत के नागरिक बन पाएंगे। और बाय रजिस्ट्रेशन जो आर्टिकल 8 की बात करता है, देखते हैं कि जब भारत गुलाम था तो कई सारे लोग ऐसे थे जो परिवार के साथ किसी दूसरे देश में जाकर के बस गए, ठीक है, ताकि उनको यहां जो उत्पीड़न थी, जो एक्सप्लॉयटेशन था, उससे गुजरना ना पड़े, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरीज थे जो क्या यहां से निकल के किसी दूसरे देश में जाकर के सेटल हो गए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग इंडियन ओरिजिन के लोग जो किसी दूसरे देश में आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेटल हो गए, उनके लिए दिया गया कि अगर आजादी के बाद वो भारत के सिटीजन बनना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने से पहले या बाद में अगर वो एम्बेसी जो है, इंडियन एम्बेसी, ठीक है, एम्बेसी में जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा देते हैं बतौर इंडियन सिटीजन, ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो पर्सन इंडियन ओरिजिन का है वो खुद या उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये था जो लोग इंडियन टेरिटरी के बाहर जाकर के सेटल हो चुके थे उनके लिए, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 9 की बात करें तो यहां पे एक्विजिशन था कि कौन सिटीजन होगा। आर्टिकल 9 डुअल सिटीजनशिप को प्रोहिबिट करता है, नो डुअल सिटीजनशिप। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है कि अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से किसी फॉरेन कंट्रीज का, विदेश किसी दूसरे देश का अगर की नागरिकता अगर ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि इंडिया डू नॉट रिकॉग्नाइज डुअल सिटीजनशिप। कोई भी या तो भारत का नागरिक हो सकता है या किसी अन्य देश का, जैसे ही किसी अन्य देश का नागरिक होता है तो भारत की नागरिकता उसकी चली जाएगी। आर्टिकल 10 बात करता है कि आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दिया गया था कि सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए, लॉ बनाने का। तो जब तक पार्लियामेंट कोई एक्सक्लूसिव लॉ नहीं लेके आती है सिटीजनशिप के लिए, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो सिटीजन्स हैं उनको भारत की नागरिकता मिलती रहेगी और वो भारत के नागरिक माने जाएंगे टिल डेट, जब तक कि पार्लियामेंट एक नया लॉ इनेक्ट करके सिटीजनशिप रेगुलेट नहीं करती है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 11 को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास किया, जिस सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप प्राप्त करने के 5 तरीके और सिटीजनशिप खत्म होने के 3 तरीकों का वर्णन किया गया, ठीक है, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 सिटीजनशिप प्राप्त करने के 5 तरीके के बारे में बताता है। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा नेचुरलाइजेशन, पांचवा बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेरिटरी। और टर्मिनेशन के लिए 3 चीजें दी गई, रिनंसिएशन त्याग देना, टर्मिनेशन समाप्त कर देना और डिप्राइवेशन वंचित करना, ठीक है। अब हम आते हैं एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। बाय बर्थ कहता है कि ए पर्सन बोर्न इन इंडिया, अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, ठीक है। और अब देखिए इसमें एक कंडीशन ये है कि टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुए हैं, तो उन अमेंडमेंट्स के दौरान जो चेंजेस लाए गए उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई एक एक्सक्लूसिव डेट दिया गया। तो उन डेट्स को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि उससे निर्धारित होगा आगे के सिटीजनशिप के नॉर्म्स को, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 1 जुलाई 1987 से पहले अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होता है
तो उसके माता पिता की राष्ट्रीयता क्या है, इसके बिना ही बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, वो भारत का नागरिक होगा बाय बर्थ। लेकिन जो नेक्स्ट अमेंडमेंट था वो इसमें कंडीशंस को इंप्रूव करता है। इंप्रूव कैसे किया गया? कहा गया कि 1 जुलाई 1987 से लेकर के ऑन एंड आफ्टर टू बिफोर 3rd of दिसंबर, अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होता है और उसके दोनों में से कोई पेरेंट उसके जन्म के समय भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो वो बच्चा भारत का नागरिक होगा। ठीक है। इसके बाद फिर से 2003 में अमेंडमेंट जो होते हैं उसमें कहा गया कि 3 दिसंबर 2003 के बाद यदि कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उस बच्चे के दोनों पेरेंट, बोथ पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों पेरेंट भारत के नागरिक होने चाहिए। अथवा यहां पे और का कंडीशन है, या फिर एक पेरेंट भारत का नागरिक हो दोनों में से और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो, इलीगल गैर कानूनी प्रवासी ना हो। अब इसका गैर कानूनी प्रवासी हम कैसे समझेंगे कि कोई व्यक्ति प्रवास करके जो भारत में रह रहा है या आया है वो लीगल है या इलीगल है? तो इसके लिए हमें 2 टर्म समझने पड़ेंगे। जब हम किसी देश में एंटर करते हैं तो एंट्री के लिए क्या है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? पासपोर्ट होता है और दूसरा वीजा होता है। ठीक है। और सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंसर्न गवर्नमेंट। तो जो व्यक्ति इन लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना एंटर करेगा, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, तो वो व्यक्ति इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा या इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ आता है और जब तक की परमिशन दी गई है उससे आगे रहता है, उस समय के बाद भी भारत में बना रहता है, तो भी वो इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। और उसके इलीगल माइग्रेंट होने के टेन्योर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब इसमें बाय बर्थ में 2 एक्सेप्शन दिए गए। एक है कि फॉरेन सॉवरेन जो हैं, जिनको इम्यूनिटी दी गई है, अगर फॉरेन सॉवरेन का कोई बच्चा भारत में पैदा होता है, ठीक है, तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और दूसरा, अगर किसी बच्चे का कोई भी पेरेंट, ईदर ऑफ पेरेंट इज एनिमी एलियन, शत्रु राष्ट्र के जो है सो नागरिक हैं, और या फिर उस बच्चे का जन्म ऐसी टेरिटरी में हुआ है जो टेरिटरी दुश्मन के कब्जे में थी, इन एनिमीज ऑक्यूपेशन, तो ऐसे कंडीशन में भी उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये 2 एक्सेप्शन थे बाय बर्थ के। नाउ कम टू बाय डिसेंट। डिसेंट होता है लॉ ऑफ ब्लड, खून के रिश्ते का संबंध। ठीक है। इसके बेसिस पे चलता है। तो इसमें कहता है कि ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, बाय बर्थ वाला था इनसाइड इंडिया, अगर किसी का जन्म इंडियन टेरिटरी में होता है, लेकिन बाय डिसेंट बात करता है आउटसाइड इंडिया। जैसे कि कुछ लोग जॉब करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और वहां अगर उनके बच्चे का जन्म होता है, तो इसमें कंडीशन है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 से पहले यदि किसी बच्चे का जन्म किसी दूसरे देश में होता है और उसके पिता, फादर का कंडीशन है कि अगर पिता भारतीय नागरिक हैं उसके जन्म के समय, तो ही उस बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये थी 10 दिसंबर 1992 से पहले की स्थिति। 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2003 से पहले की कंडीशन थी कि दोनों पेरेंट भारत के, दोनों में से कोई एक पेरेंट भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्थात पहले जो फादर की रिजिड कंडीशन थी वो खत्म हो गई। वो हो गई कि फादर या मदर कोई भी भारत के नागरिक होने चाहिए, लेकिन एक कंडीशन इंपोज कर दिया गया कि अगर भारत का नागरिक जो है वो फादर है, तो फादर
बाय ब्लड होना चाहिए, ना बाय बर्थ भारत का सिटीजन होना चाहिए, ना कि बाय डिसेंट। अगर फादर भी बाय डिसेंट ही भारत का नागरिक बना है, इस केस में बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और 3 दिसंबर 2003 के बाद की स्थिति यह है कि अगर कोई बच्चा भारत के बाहर पैदा होता है और उसके कोई भी ईदर ऑफ द पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, उस केस में और 1 साल के भीतर, जन्म के 1 साल के भीतर, विद इन 1 ईयर, अगर वो वहां के कंसर्न एम्बेसी में जाकर के बच्चे का बर्थ रजिस्टर करा देते हैं तो वो बच्चा भारत का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है। और 1 साल के बाद की स्थिति के लिए एक कंडीशन दिया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाद भी रिलैक्सेशन दे सकती है, बट प्राइमा फेसी 1 साल का टाइम फिक्स किया गया है कि 1 साल के भीतर आपको वहां पे रजिस्टर कराना है और उस बच्चे के ईदर ऑफ पेरेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए। यह है बाय डिसेंट, बाय द लॉ ऑफ ब्लड। अब आते हैं तीसरा, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, पंजीयन के थ्रू कौन सिटीजनशिप ले सकते हैं? तो ये लागू किया गया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, जैसा कि हमने आर्टिकल 8 में देखा है। ठीक है, कि जो लोग बाहर रह रहे थे उनके लिए बात की गई थी। सिमिलरली ये आर्टिकल 8 की तरह ही इसको रजिस्ट्रेशन को लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का किसी देश में रह रहा है, ठीक है, और वो भारत की नागरिकता चाहता है, तो उसको भारत में रजिस्ट्रेशन करने से पहले, अप्लाई करने से पहले 7 साल के लिए भारत में रहना होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। जिस डेट को वो अप्लाई करेगा उससे पहले 7 साल उसको भारत में रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि अगर कोई बाहरी, ठीक है, भारतीय नागरिक से शादी कर ले तो उस केस में 7 साल तक जब वो यहां रहेंगे तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और तीसरा है माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन पेरेंट। अगर माइनर चिल्ड्रन हैं, उदाहरण के लिए कि 2 इंडियन यहां से कहीं बाहर गए और वहां पे उनका कोई बच्चा हुआ जिसको कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन एम्बेसी में नहीं कराया और उसको जिस देश में उसका जन्म हुआ उस देश के लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से उनकी सिटीजनशिप मिल गई। अब फुल कैपेसिटी होने के बाद, 18 साल के एज को अटेन करने के बाद अगर वो इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहें तो उसके लिए उनको बाय रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अभी देखते हैं कि लास्ट ईयर अदनान सामी सिंगर हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई है थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ कम टू बाय नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण। नेचुरलाइजेशन क्या कहता है? ये बात करता है फॉरेनर्स के लिए। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति, फॉरेनर, जिसका इंडिया में कोई लिंक नहीं है, कोई ट्रेस नहीं है, वो अगर भारत की नागरिकता चाहता है, वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसको देने के लिए नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसमें क्या है कि उसको रेसिडेंशियल कंडीशन, क्वालिफिकेशन जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल क्वालिफिकेशन है कि अप्लाई करने से पहले 1 साल लगातार भारत में रहना चाहिए और उससे पहले 11 साल की अवधि भारत में पूरी की होनी चाहिए। तो टोटल 12 ईयर का अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है, और सिटीजनशिप एक्ट में ही शेड्यूल 2 और 3 में सर्टेन एफिडेविट एंड ओथ दिए गए हैं, उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तब जाकर के उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए नेचुरलाइजेशन से मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दी गई थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, लास्ट तरीका जो है इन एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप का, तो वो कहता है कि अगर भारत की सरकार कोई न्यू टेरिटरी एक्वायर करती है किसी कंट्री से, उदाहरण के लिए माना जाए कि पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच कॉलोनी थी, भारत की सरकार ने फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी से या पौंडीचेरी को एक्वायर किया, तो ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन जो उसको फिट लगा उसने एक्वायर किया, तो वहां के जो सिटीजन हैं, पौंडीचेरी के जो लोग थे, उनको भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। तो कोई भी न्यू टेरिटरी अगर इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर करती है तो गैजेट ऑफ इंडिया पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो
डेट फिक्स करेगी, उस डेट से वहां के लोग भारतीय नागरिक होंगे, एक्सेप्ट कि वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप या फिर जिस स्टेट की कॉलोनी थी जहां से हमने लिया है उस स्टेट की में दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं और वहां की सिटीजनशिप को कंटिन्यू रखना चाहें। ठीक है, ये थे 5 तरीके जिससे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है। नाउ इंडियन सिटीजनशिप चली कैसे जाएगी, कैसे लूज होगी, द मोड ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो पहला है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि छोड़ देना, त्याग देना। अब वॉलेंट्री अपनी इच्छा से अगर कोई आदमी भारत की नागरिकता त्याग करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, ठीक है, तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी और जिस देश की नागरिकता लेगा वहां का वो नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर मानिए कोई आदमी वॉलेंटरी कहीं का एक्वायर तो कर लेता है लेकिन इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर नहीं करता है, अगर नहीं सरेंडर करेगा वॉलेंटरी, तो भारत इंडियन गवर्नमेंट उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देगी, समाप्त कर देगी। ठीक है, तो ये है, पहला था त्याग, दूसरा है समापन, गवर्नमेंट समाप्त कर देगी। और तीसरा है किसी को वंचित किया जा सकता है कि नहीं, किसी को डिप्राइव किया जा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए है कि अगर कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जिसमें से कुछ मुख्य हैं कि अगर मानिए कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन से या फिर नेचुरलाइजेशन से इंडियन सिटीजनशिप लेता है और एक्वायर करने में पता चलता है कि उसने कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स या फ्रॉड का यूज किया है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड, धोखाधड़ी या जालसाजी से भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति को सिटीजनशिप से बर्खास्त, उसकी सिटीजनशिप से उनको वंचित कर दिया जाएगा, उनकी सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति मानिए कि भारत की नागरिकता प्राप्त करता है और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के भीतर अगर कम से कम 2 साल के लिए किसी मामले में कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है, उसको सजा दी जाती है, वो मुजरिम हो जाता है, तो 2 साल से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा मिल गई तो उसकी सिटीजनशिप, उसको डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजनशिप से। और तीसरा है कि अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन कम्युनिकेटेड इलीगली ड्यूरिंग वॉर, अब मानिए कि किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, वॉर डिक्लेयर हो गया हो, तो उस देश के साथ अगर आप गवर्नमेंट से ऑथराइज पर्सन नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए और उसके बावजूद आप कम्युनिकेट करते हैं तो भी आपकी सिटीजनशिप से आपको डिप्राइव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो डिप्राइवेशन है ये डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, इसके लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोसीजर? प्रोसीजर है कि एक कमिटी बनाई जाएगी जो एक जुडिशियल ऑफिसर हेड करेगा, ठीक है, न्यायिक अधिकारी हेड करेगा, जिसको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो जुडिशियल सर्विसेज में, ठीक है, और ये आफ्टर इंक्वायरी और जो हियरिंग ऑफ बोथ पार्टीज, अगर सारे सर्कमस्टांसेस के बाद ये अगर कहता है कि ये आदमी गलत है, इसने फ्रॉड किया है या फिर इसने कम्युनिकेट किया है, ये कंडीशंस को फुलफिल करता है, इसकी जो सिटीजनशिप है उससे इसको डिप्राइव कर दिया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सिटीजनशिप को खत्म कर देगी। These are the methods through which citizenship can be acquired or terminated. अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप को प्रोहिबिट करता है, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन का, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अदर कंट्री जहां की गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन कंट्रीज को एक्सक्लूजन में रखा जाए, वहां को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है तो वो OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? तो कंडीशन है कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद किसी भी टाइम पीरियड में भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर अथवा यहां और का कंडीशन है, या 26 जनवरी 1950 को वो भारत का नागरिक होने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है,
या फिर उसके उसके पिता, ठीक है, दादा, परदादा, 3 जनरेशन जो है, या फिर चाइल्ड, ग्रैंड, जो पर्सन यहाँ एलिजिबल है उसके चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो इंडियन ओरिजिन का है, उसके जो फैमिली ट्री को अगर बनाया जाएगा तो उसका ट्रेस जो है इंडियन ओरिजिन में मिलेगा, तो उस व्यक्ति को ओसीआई कार्ड दी जाएगी। अब देखिए, डुअल सिटीजनशिप किसी तरह से सिटीजन्स के राइट को हैम्पर क्यों नहीं करता है? ठीक है, क्योंकि अगर सिटीजन्स के राइट को हैम्पर करेगा तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि जिन लोगों को सिटीजनशिप दी गई है, तो हमने बात की थी कि पॉलिटिकल कम्युनिटी की फुल मेंबरशिप, तो यहाँ पे उनको फाइनेंशियल राइट्स दिए जाते हैं, जैसे एनआरआई को दिए जाते हैं, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक मैटर्स में राइट्स दिए जाते हैं, एनआरआई के साथ उनको ट्रीट किया जाता है। उनको लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीजा दिया जाता है। मल्टी एंट्री वीजा का मतलब है कि वो जितनी बार चाहें उतनी बार भारत में आ सकते हैं, वो भारत में आकर के कोई असाइनमेंट या जॉब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उनको मतलब बेनिफिट्स दी गई, लेकिन उनको कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया। पॉलिटिकल राइट का मतलब क्या है कि जो राइट्स एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए हैं वो उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, वो राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, उसको यूज नहीं कर सकता है। और तीसरा, he or she is not eligible for holding constitutional post। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है तो वो पॉलिटिकली सिटीजन के टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट और ओसीआई कार्ड। देखते हैं कि पहले क्या था कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, 2 तरह के कार्ड होते थे। लेकिन 2015 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2015 इसके थ्रू ओसीआई और पीआईओ दोनों कार्ड को, ओसीआई प्लस पीआईओ दोनों को मर्ज करके केवल एक रह गया ओसीआई कार्ड। ठीक है, और ये उनके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स थे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास की। इसको अमेंडमेंट में क्या था कि जो कोई भी व्यक्ति 6 कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा, वो कम्युनिटी कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। इन 6 कम्युनिटी से अगर कोई व्यक्ति जो है बिलोंग करता हो और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आया हो, ठीक है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ऑल्दो अभी ये चूंकि कंट्रोवर्शियल मैटर है क्योंकि इसमें से मुस्लिम टर्म को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, और रिलीजन को पहली बार फॉर द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप एक्नॉलेज किया गया है। तो मैटर इज इन द परव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी। तो जुडिशियल रिव्यू जब इसका हो जाएगा, जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग इस पे डिटेल चर्चा बाद में की जा सकती है। दिस इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू so much. Thanks for watching. If still you have any confusion, you can ask me in comment. Thank you so much.